So hello and welcome everyone on Career Tribe channel. So we are back with another session, and today we'll be discussing about UPSC Prelims 23, and we'll discuss all regarding prelims and what should be your next step and all the things regarding UPSC Prelims 23. Now today we have with us Pratik Gupta sir. He is highly professional UPSC mentor, and I would like to also tell you that regarding all the updates of UPSC, if you want that as soon as possible, so you can subscribe Pratik sir's channel, and in the description the link is given also. So hello sir, and thank you for all your time, and we welcome you on the channel sir. थैंक यू साहिल, थैंक यू। सर रिसेंटली अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 23 में बहुत केओस मचा हुआ है एस्पिरेंट्स के बीच में, और मैक्सिमम एडटेक यूट्यूब चैनल जो हैं वहाँ पे भी। सो सर उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है एस्पिरेंट्स के और कुछ मेरे भी। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार का जो प्रीलिम्स है वो लोगों को लग रहा है या फैकल्टीज को लग रहा है कि बहुत हार्ड था। तो सर ऐसा क्यों है इस बार? व्हाई वाज प्रीलिम्स हार्ड टू क्रैक दिस टाइम? देखिए, देयर इज अ सिंपल कोड कि चेंजेस आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। और वही यूपीएससी के केस में होता है कि जब भी यूपीएससी कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है, तो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेंटर्स हो, चाहे वो एजुकेटर्स हो, हर किसी को लगता है कि ऐसा क्यों किया गया। बट अल्टीमेटली देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। दूसरी बात देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी पैटर्न वही है कि आपके प्रीलिम्स में जीएस में 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वही हैं। फिर जो सीसेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पैटर्न चेंज आप जब कहते हैं जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल दिए हो, मार्किंग का तरीका बदल दिया हो, तब ये आप इसे चेंज कहते हैं। इट जस्ट दैट कि यूपीएससी ने एक डिफरेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे लोग पहले कहते थे, एलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हम उसमें से एलिमिनेशन करके हम उस चीज को मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता था। अब यूपीएससी ने सिंपली क्या किया है कि आपको 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दे दिए और उनमें आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल ऑफ द अबव। बट क्या ये कहना कि आपका एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गई है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। रीजन इज व्हाट, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट है, एक जो यूपीएससी कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस एग्जाम की, उसने, मैं मानता हूं कि आपको चारों स्टेटमेंट पता होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट कम से कम उसमें से कुछ स्टेटमेंट, एक या दो स्टेटमेंट तो ऐसी होंगी जो आपको पता होगा। और मान लीजिए उन एक या दो स्टेटमेंट में आपको पता लग जाता है कि वो स्टेटमेंट गलत है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 4 स्टेटमेंट में मुझे पता लग गया एक स्टेटमेंट को पढ़ के कि एक स्टेटमेंट एक गलत दी गई है, ठीक है, सो आई कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यस। तो मेरे पास अब 3 ऑप्शन रह गए। फिर मान लीजिए अगर मैंने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी और मुझे ये भी पता लग गया कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, देन आई कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। तो ओनली 1 भी खत्म हो गया, ऑल द 4 भी खत्म हो गया। सो इट्स नॉट लाइक इट्स टोटली एलिमिनेटेड। ये केवल ऐसा है जो आपको ये बताता है कि चीजों में बदलाव आया है, पर इतना नहीं आया है कि चीजें एकदम बदल गई हैं। It's just that UPSC has introduced a new class of question, but that doesn't mean that the pattern has been changed. ठीक है। सेकेंडली, हाँ, मैं ये कहूंगा क्वेश्चंस में जो पहले यूपीएससी में आपको ज्यादा क्वेश्चन एनालिटिकल दिखते थे कि जिसमें एनालिसिस के रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अब कंपैरिजन हमें क्या दिख रहा है कि आपको वो फैक्ट्स या वो स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली रेडी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। जैसा कुछ मैंने देखा कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स की जो कुछ क्वेश्चंस आए, जननी सुरक्षा योजना की आई, या फिर एक दो क्वेश्चंस और आए, उसमें ये कि स्कीम्स को आपको बहुत ही डीप में पता नहीं, आपको स्टेटमेंट्स उनकी याद भी होनी चाहिए। देन ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा पैटर्न चेंज हो गया, मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा बदल गया है। और रही बात सीसेट की, तो देखिए सीसेट में तो जिस साल से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है, मुझे हर साल यही सुनने को मिलता है कि पेपर इस साल टफ था, इस साल टफ था। बट हाँ, इस साल एक सरप्राइजिंग बात जो देखने को मिली है वो ये है कि यूपीएससी ने, लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि उन्होंने कैट के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम या कुछ उसमें से हल्के फुल्के बदलाव करके उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो दैट इज समथिंग आई वुड से इज अ रॉन्ग थिंग, because when you are saying that you're going to ask the mathematics and English up to the level of 10th class, then how can you ask something up to the graduation level? So that is something I will not say, it's a good thing. It's definitely something which is really bad for those people who are coming from humanities background. जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इनफैक्ट उनकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती इन कंपैरिजन टू दोस पीपल आर कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड।
तो ये एक पॉइंट जरूर है। तो जैसे अभी आप जानते हैं कि एक पिटीशन डाली गई है हम्म। जिसमें ये बोल रहे हैं कि सीसेट के अंदर वो 33 से 23% पे लिया, तो दैट आई वुड से इज अ काइंड ऑफ अ वेरी जेन्युइन पिटीशन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे गांव से, जो सेमी अर्बन एरिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ ये डेफिनेटली एक रॉन्ग मूव है ऑन द पार्ट ऑफ यूपीएससी। सो आई वोंट से कि जीएस पेपर वाज डिफिकल्ट। I would say UPSC has introduced a new class of questions in the GS paper, but in case of CSET, they have actually changed the things in terms of difficulty level of the questions. Okay. Sir, next question would be like which section according to you was doable? एंड सीसेट के बारे में जैसे कि आपने बताया सर कि सीसेट वाज टफ एंड जेन्युइन एनालिसिस भी ये हम्म। कहती है सीसेट वाज टफ। और सर एक स्टेटमेंट आया था सीसेट के से रिलेटेड कि सीसेट उससे एस हटा दो सो इट बिकम्स कैट नाउ। एंड उसके बाद सर ऑल्सो अभी जो रिसेंट प्ली के जैसे कि आपने बताया कि ऑल एस्पिरेंट्स दे सीक रिडक्शन इन कट ऑफ सीसेट फ्रॉम 33% टू 23% नाउ। सो सर इस हम्म। सिचुएशन को पूरा एक एनालिसिस करके देखें तो सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहली बात तो ये कि क्या हमें 33 से 23% का वाला जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो वाकई में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, मैं सिंपली आपको बताऊं तो वो थोड़ा टफ है। हम्म। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब 2011 के आसपास जब सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तब यूपीएससी ने उसे मेरिट में काउंट किया था। और उस साल जितने भी स्टूडेंट्स जो आईएम से, आईआईटी से जो पढ़ के आए थे, उन्होंने एग्जाम के लिए अपियर किया था, तो वो सबने, बहुत सारे लोगों ने पास किया था। ह्यूमैनिटीज का जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट निल होने के आसपास आ गया था। तो उस साल भी कोर्ट में लोग गए थे, बहुत सारी डिमांड की गई थी, बट मैं आपको बताऊं अल्टीमेटली कुछ नहीं देखने को मिल पाया था। पर हमें रिजल्ट कब देखने को मिला? जब बहुत सारे स्टूडेंट धरने पे बैठे। आपको याद होगा मुखर्जी नगर के अंदर उस टाइम 2011-12 की बात मैं आपको बताऊं, तो हजारों बच्चे उस टाइम मुखर्जी नगर में धरने पे बैठ गए थे। उन्होंने अनशन किया था कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक सरकार इसको बदलेगी नहीं। और उस टाइम मुखर्जी नगर के अंदर धारा 144 भी लग गई थी। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी इज नॉट कैपेबल इनफ टू डू, और ऑब्वियसली मैं होता कौन हूं उस चीज के लिए कमेंट करने के लिए। पॉइंट ये है कि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो चीज बदलेगी या नहीं बदलेगी वो यूपीएससी डिसाइड करेगा। ठीक है। सो वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, वी कैन ओनली अपील टू द यूपीएससी पीपल कि ये चीज गलत हुई है। और मैंने भी ये भी सुना है कि यूपीएससी के कुछ जो एक्स एम्प्लॉयज रहे हैं वो भी इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि इस चीज को बदला जाना चाहिए, क्योंकि बाकी में सीसेट का एग्जाम टफ था। ठीक है। और रही बात देखिए डुएबल्स की कि कौन सी चीज हम अटेम्प्ट कर सकते थे नहीं कर सकते थे, ये तो मेनली डिपेंड करता है कि इस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए साइंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इजी है, उसके लिए सीसेट कंपैरेटिवली इजी है। अगर जो ह्यूमैनिटीज से आ रहा है उसके लिए हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी है, उसके लिए ज्योग्राफी इजी है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली इजी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कौन सा सब्जेक्ट डुएबल है। इट्स मोर अबाउट लाइक द बैकग्राउंड एंड हाउ वेल यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो सारे ही, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे बीटेक का क्वेश्चन इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। अगर आपको पता है तो उससे आसान क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपको नहीं पता तो उससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अबाउट योर नॉलेज दैट व्हाट यू रेड। इट्स नॉट अबाउट कि कि क्या कर सकते थे या क्या हो सकता था। और मैं आपको बताऊं, हम और आप जो भी बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये एग्जाम होने के बाद बहुत आसान है। हम्म। ठीक है। एग्जाम जब होता है या एग्जाम जब होने वाला होता है उससे पहले किसी को नहीं पता होता है। एग्जाम इज ऑल अबाउट सरप्राइजेज ओनली। So you need to be ready for that. You need to be, kind of ready to accept it. The only simple mantra is what? When you go to the examination hall, when you see the paper, if it is tough, you need to take a deep breath and go for it. If it is easy, you're not supposed to be happy. Again, you need to take a deep breath and you need to go for it. Because if the exam is tough, cutoff will be lower. If the exam is easy, cutoff will be higher. It's a simple logic. ठीक है। बट हाँ, मैं मानता हूं कि ये सीसेट के केस में ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ नाम की चीज नहीं है। वहां पे आपको 33% लाने हैं। दैट इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम आई वुड से इन दिस ईयर प्रीलिम्स पेपर, नॉट अ जीएस आई वुड से इट्स अ प्रॉब्लम। Okay. Sir, seeing the current paper, what do you think? Like, what was the need of changing this particular paper? या सीसैट कह लें हम, या फिर तो सर जो भी जी से जीएस में थोड़ा सा चेंज आया है, तो what is UPSC actually demanding from the aspirants now? तड़का लगाना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? जैसे होता है ना कि खाने में तड़का लगा दो तो मजा आ जाता है, तो वही चीज मान लीजिए यूपीएससी तड़का लगाना चाहता है कि बोरिंग पैटर्न हो गया है, हर साल वही पेपर आ रहे हैं सेम सेम उसी तरह के, तो कुछ बदलाव करते हैं। तो वही है, कोई मिर्ची हजम कर जाता है, कोई मिर्ची हजम नहीं कर पाता है। तो वही हो रहा है। तो साइंस के स्टूडेंट्स तो हजम कर गए हैं, तो ह्यूमैनिटीज वाले और आर्ट्स वाले बच्चे फंस गए हैं उसके अंदर। तो यही है। और यूपीएस देखिए, और वही बात है ना कि जब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी ने जो किया है वो ठीक किया है, खासकर सीसेट के पेपर को लेके। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर जो अभी हम बार बार बात करें ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड को लेके। द ओनली पॉइंट इज यूपीएससी नीड टू कीप इन माइंड कि भैया हमारे पास हमारे जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो इस एग्जाम को लिखती है, वो उस बेल्ट से आती है जहां पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स सरकारी स्कूल्स में अच्छे नहीं है। इनफैक्ट सरकारी स्कूल के स्टैंडर्ड्स तो देखिए दुनिया भर को पता है, बट पॉइंट ये है कि वहां के लोग प्राइवेट स्कूल के लिए एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज व्हाट दे हैव टू कीप इन माइंड कि भैया हमें दोनों को ही लेके चलना है। सो यू नीड टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट, और बैलेंस नहीं बनाएंगे, और देखिए वही चीज ना, अगर मिर्ची ज्यादा भी हो जाएगी तब भी तो प्रॉब्लम होगी ना। तो वही प्रॉब्लम इस बार हो रही है, कुछ ज्यादा ही तड़का लगाते। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड नोबडी नोज अबाउट इट। सर एज यू सेड कि जिस टाइम पेपर होता है वहाँ बैठना बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद एनालिसिस हम सब कर रहे हैं। तो सर हम्म। सिमिलरली इसी के ऊपर एक और था कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी जो फैकल्टीज हैं, उन्होंने अब प्लान बी को हम्म। एक्शन में लेने के लिए कहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड प्लान बी, बी एज इन सेंस? okay, so sir, many questions have been raised, like is it still worth preparing for UPSC? As sir, as I told you, lots of YouTubers, lots of faculties, they are now talking about taking plan B into action. Plan B as in sir, और कोई एग्जाम्स की तरफ चले जाओ, या फिर और कुछ अच्छा सोच लो अपने लिए। और सर उनके बारे में भी बातें कम हो रही है जिनका लास्ट अटेम्प्ट था ये, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो निराश होकर बैठ गए हैं अभी, जिनका लास्ट अटेम्प्ट ना भी हो। तो हम्म। सर उनके लिए हम्म। व्हाट वी कैन सजेस्ट, लाइक वापस ट्रैक पे वो कैसे आएंगे अब? देखिए प्लान बी का मतलब क्या है? किसी और सरकारी एग्जाम को लिखेंगे, स्टेट सर्विस एग्जाम को लिखेंगे, जानते हैं रिजल्ट आने में 4 4 3 3 साल लग जाते हैं। ठीक है। आप आरबीआई के एग्जाम को लिख सकते हैं, आरबीआई के एग्जाम में सीट्स कितनी होती हैं? बहुत ही कम होती हैं। बैंक पीओ का एग्जाम आता है, कितनी सीट्स होती हैं? सीट्स अच्छी खासी होती है, बट वहां पे कंपटीशन और भी ज्यादा है। ठीक है। फिर आप एसएससी की बात करेंगे, एसएससी में तो और भी आप जानते हैं 20 20 25 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो देखिए ये प्लान बी नाम की चीज मैं कहूंगा, जैसे अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए फैकल्टी बन जाते हैं, पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट पॉइंट है इंडस्ट्री देखिए बहुत छोटी सी है। डेफिनेटली रोज लोग नए आते हैं, इंडस्ट्री बढ़ भी रही है। मैं आपको आज से 10 साल पहले की बात बताऊं, 10 साल पहले गिने चुने 4 5 इंस्टीट्यूट होते थे आईएएस कोचिंग के, और आज मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर की गलियां देखिए भरी पड़ी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और सब ज्ञान दे रहे हैं, सबके पास बच्चे हैं, और सब पढ़ा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो चले एक इंडस्ट्री हो गई है बहुत बड़ी। ठीक है, मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की कंपनी होगी। हमारी अपनी पीडब्ल्यू को देख लीजिए कि हमने क्या किया है कि जो बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, सो दे वर बेसिकली सफरिंग आई वुड से। सो व्हाट इनिशिएटिव वी हैव टेकन कि भैया हमें तो जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। तो हमने कोचिंग को इतना सस्ता बना दिया कि हम उसे बिजनेस नहीं, हम उसे बेसिकली एक पैशन की तरह फॉलो कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? यस। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो प्लान बी नाम की चीज ना, जब ये हम बोलते हैं ना प्लान बी क्या है, आप क्या करेंगे? आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, आप कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, जॉब बताइए मार्केट में क्या है मास्टर्स के बाद। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के बाद, चलिए मैं कहता हूं कि आप ये यूजीसी का एग्जाम दे देंगे, प्रोफेसर्स की वैकेंसी बताइए आप मुझे कहाँ पे है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? यस। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सो दैट इज इन द प्राइवेट सेक्टर मोर। और प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं दैट यू नीड टू बी वेल क्वालिफाइड, यू नीड टू बी वेल ट्रेन्ड, देन ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। ठीक। और जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, वो आप देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है। आपको क्या लगता है, यूपीएससी ने आपको 4 अटेम्प्ट जब 2010 में दे रखे थे, 11 में दे रखे थे, और उसके बाद 6 कर दिया, उसके पीछे का यूपीएससी का पर्पस ये है कि वो चाहते कि आप और ट्राई करें? इट्स नॉट द लॉजिक। द लॉजिक इज व्हाट, लॉजिक यहाँ पे ये है कि वो आपको 2 साल और एंगेज रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि 5वें 6ठे अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर डेफिनेटली हुआ, वो स्टूडेंट्स का वो टॉप भी कर गए होंगे 5वें 6ठे अटेम्प्ट में। बट मेजोरिटी 99.9% स्टूडेंट्स तो नहीं कर पाते हैं ना। हम्म। तो आपने उनको तो 2 साल और एंगेज कर लिया, और कहीं ना कहीं जो वो लोग जॉब की डिमांड कर रहे थे, वो जॉब की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो इसी आशा में तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ प्लान बी, अगर यूपीएससी अटेम्प्ट्स और बढ़ा दे तो स्टूडेंट्स और एंगेज हो जाएंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बट दैट इज नॉट समथिंग इज अ राइट थिंग। क्योंकि कैंडिडेट को, देखिए मैं आपको सीरियसली बताऊं, कैंडिडेट को 2 3 अटेम्प्ट के बाद समझ में आ जाता है ये
कि ये एग्जाम मेरे लिए बना है या नहीं बना है. Exactly, sir. And that's a core reality. Okay. And you have to accept the reality. Point is what every individual is good in something. हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसा, कहता ना, एक ऐसा इंटेलेक्ट होता है जिसके ऊपर आप काम करके आप बेहतरीन चीजें कर सकते हैं. आजकल तो देखिए हमारे देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं, मान लीजिए आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद आपको समझ में आएगा नहीं सिलेक्शन हो रहा, और आपके पास जॉब भी नहीं है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम है? माना आप डिप्रेस होंगे, प्रॉब्लम होगी, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज्ड. जो आपका इंटेलेक्ट है उस पर काम कीजिए. आप पेंटिंग अच्छी करते हैं, पेंटिंग बनाइए. आजकल तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखेंगे भैया, इतने दूर दूर से इतने सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. दे आर मार्केटिंग देमसेल्फ एंड दे बीइंग अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. इट्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप पकोड़े तल लो, जो एक आजकल हमारे देश में एक मजाक भी बन गया कि चलिए यार पकोड़े तल लेते हैं. ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा. मैं कहता हूं कि जो आपका इंटेलेक्ट है, पकोड़े तलना भी इज ऑल्सो एन इंटेलेक्ट, आई वुड से. क्योंकि वो भी आपको 10 दुकान दे देंगे, 10 में से एक ही चल रहा होगा, 9 का काम नहीं चल रहा होता है. पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इंटेलेक्ट पे काम करके उस चीज को बेहतर बनाना है. जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने एग्जाम दिया था, तो जब मेरा 4 अटेम्प्ट हो गए थे, उसके नेक्स्ट ईयर 2 अटेम्प्ट बढ़ गए थे यूपीएससी के. सो पीपल सेड कि आप जाओ, अब 2 अटेम्प्ट और दो, क्या पता हो जाए. मैंने कहा भाई, आई गेव 4. इनफैक्ट आई वाज नॉट रेडी टू गिव द 4th अटेम्प्ट, बट माय फैमिली फोर्स मी कि चलो चौथा अटेम्प्ट भी दे दो, बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. कि जब मैंने 2 बार इंटरव्यू दे लिया और जब मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं, सितारे हैं, तारे हैं, उनमें लिखा है कि भैया प्रतीक बाबू तुम आईएएस नहीं बनोगे, तो छोड़ के कुछ और करो. समझ पा नहीं पा रहे हैं? तो द ओनली पॉइंट इज प्लान बी इज नॉट ओनली सरकारी एग्जाम. Plan B is something that you need to find your intellect if you're not able to do this, and then you need to work on that. That is what should be the plan B. Okay. Now, next question would be, and the last question, obviously, that what should be the learning outcomes from this very prelims? And for example, if there is an aspirant जो अगला साल फिर से देना चाहता है, so what should he do now? And क्या उसका जो strategy होना चाहिए सर, seeing the current prelims? देखिए, द ओनली पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी रेडी फॉर द न्यू चेंज. दैट इज द ओनली थिंग. क्योंकि अगले प्रीलिम्स में चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, ये नहीं आपको पता, ना ही मुझे पता. ये हमें पता लगेगा जब जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा. और अभी तो मेंस के सरप्राइज के लिए तैयार रहे ना. अभी तो मेंस का हुआ है, अभी तो मेंस होने वाला है सितंबर में. उसमें देखिए यूपीएससी क्या चेंज करता है. क्या पता उसमें इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आए 2 नंबर वाले, जैसे पहले आते थे 5 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए. क्या पता लग रहा है आपको? अगर यूपीएससी कल को इंट्रोड्यूस कर देगा तो आप उनको मना कर देंगे, ना भैया हम तो तैयार 10 और 15 नंबर के करके आए थे, तुमने 5 और 2 नंबर का क्यों पूछ लिया? आप मना कर देंगे उन्हें? नहीं मना कर सकते. सो यू नीड टू रेडी, एंड आई थिंक यूपीएससी शुड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एवरी ईयर, बिकॉज बाय वे ऑफ दैट यू विल बी एबल टू गेट इवन मोर स्मार्टर कैंडिडेट्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू मेक द पेपर हार्ड. By way of that, certain stream of people will find that it is basically not justice for them. The point is what you need to make the surprises. करो आप 2 नंबर के क्वेश्चन, करो, डालो आप 5 नंबर के क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ और चीजें आप डालो उसके अंदर जिससे कि स्मार्ट लोग आए. क्योंकि देखिए, चेंज को एडॉप्ट कर पाता है जो एक स्टूडेंट स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है. और देश में जो आजकल हमारी सरकारें बात कर रही है कि अमृत काल चल रहा है, देश को डेवलप बनाना है, रोज टीवी पे और रेडियो पे आपको ऐड सुनने को मिलती रहती है कि अगले 25 साल में भारत को डेवलप कंट्री बनाना है. तो इसके लिए आपको स्मार्ट लोगों की जरूरत है. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? बिकॉज दे आर द अल्टीमेट दोज पीपल हु आर द डिसीजन मेकर एंड द पॉलिसी मेकर्स. ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर प्रीलिम्स में अगर आप कहेंगे ना इससे आपने सीखा क्या, एक ही चीज सीख सकते हैं, वो ये है दैट यू नीड टू रेडी फॉर द चेंज. Okay, sir. So that was the last question for this session, and we would like to thank you for the session. And इस समय सर स्टूडेंट्स को टीचर्स की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, and thanks for agreeing for this session on very short notice. And I would like to again tell the audience that all the links of Telegram and YouTube channel for Prateek sir's channel, they are in the description below, so you can please follow them. And also with this we conclude today's session and hope you gained a lot from this session. And we'll be back soon with more amazing sessions. Till then, do like, share, and subscribe the channel. Thank you and Jai Hind.